दुनिया में 3 तरह का मिल होता है, टेक्सटाइल मिल, ट्रेड मिल और पहाड़ा के मिल। आपने माँ की डिमांड की थी ना भैया, मेरी माँ आ गई। वाह, दिल्ली दिल वालों की और लंदन। देखो भाई लोग, एक टाइम था जब गोविंदा वाली कॉमेडी पर लोग थिएटर में सीट से गिर गिर कर हंसते थे। लेकिन 2026 में अगर आप वही पुराना फॉर्मूला, वही डबल मीनिंग डायलॉग्स और वही ओवर एक्टिंग उठाकर नए रैपर में बेचने की कोशिश करोगे तो ऑडियंस क्या करेगी? यही सवाल मेरे दिमाग में पूरी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है देखते वक्त घूम रहा था। और मैं सीधा बोल दूं, मेरे लिए ये साल की सबसे ख़राब फिल्मों में से एक है। हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है की। अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो कि शायद मैं बोलूं कि ट्रेलर ख़राब था लेकिन फिल्म अच्छी निकली, तो सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो डर ट्रेलर देखकर लग रहा था, फिल्म देखकर वो और बढ़ गया। कहानी क्या है? एक आदमी जिसकी शादी टूट चुकी है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आता है। तभी उसकी एक्स वापस आ जाती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन रुकिए, नई वाली भी प्रेग्नेंट निकलती है। अब पूरी फिल्म इसी कन्फ्यूज़न पर चलती है। एक आदमी, 2 औरतें, झूठ पर झूठ, चीटिंग, और ऑडियंस को ये सब देखकर हंसना चाहिए। लेकिन मैं एक ही चीज़ सोच रही थी, इसमें फ़नी क्या है? अगर इंटेंशन कन्फ्यूजन कॉमेडी बनाना था तो शायद राइटर्स भूल गए कि अनकंफर्टेबल सिचुएशंस और एंटरटेनिंग सिचुएशंस में बहुत फ़र्क होता है। और यहीं से फिल्म मेरे लिए टूटने लगी। अब वरुण धवन की बात करते हैं। मुझे वरुण से प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने बदलापुर की है, अक्टूबर की है, उन्होंने कई बार प्रूव किया है कि वो अच्छे एक्टर हैं। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने फिर से गोविंदा बनने की ओथ ले ली हो। वही एक्सप्रेशंस, वही आंखें बड़ी करके रिएक्ट करना, वही बॉडी मूवमेंट्स, वही लाउड एनर्जी। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात ये है कि ये पहली बार नहीं हो रहा। जुड़वा दो, कूली नंबर 1, मेन तेरा हीरो, और अब ये। एक पॉइंट के बाद आपको लगता है कि एक्टर नहीं बदल रहा, सिर्फ कॉस्ट्यूम्स बदल रहे हैं। अगर आपको गोविंदा का नॉस्टैल्जिया बेचना है तो कम से कम उसमें कुछ नया तो डालो। कॉपी का भी एक लिमिट होता है। अब कॉमेडी की बात करते हैं, क्योंकि आखिर ये कॉमेडी फिल्म है। और सच बोलूं, ज़्यादातर जोक्स मुझे बिल्कुल भी फ़नी नहीं लगे। कई डायलॉग्स ऐसे थे जहां शायद मेकर्स को लगा होगा कि पूरा थिएटर हंसी से गूंज उठेगा। लेकिन जिस थिएटर में मैं बैठी थी वहाँ खाली सीटें ज़्यादा थीं और रिएक्शंस कम। पूरा हॉल देखकर ही अंदाज़ा लग गया था कि ऑडियंस का एक्साइटमेंट कितना है। कई जोक्स पर कंप्लीट साइलेंस था। कुछ जगह लोगों ने कर्टेसी लाफ दे दिया, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस लाफ्टर नहीं था जो एक अच्छी कॉमेडी क्रिएट करती है। और मुझे सबसे ज़्यादा शौक इस बात का लगा कि इतने एक्सपीरियंस लोगों ने ये जोक्स फाइनल ड्राफ्ट तक पहुंचने कैसे दिए। अब मृणाल ठाकुर की बात करें, और ऑनेस्टली नहीं, छोड़ो, ये वर्ड भी नहीं इस्तेमाल करूँगी, सीधी बात, मृणाल इससे कहीं बेहतर डिज़र्व करती हैं। सीतारामम जैसी फिल्म करने के बाद, इतनी कैपेबल एक्ट्रेस होने के बाद, ऐसे रोल्स क्यों? उनके कैरेक्टर में इमोशनल डेप्थ हो सकती थी। लेकिन यहाँ उन्हें बस केओस का हिस्सा बना दिया गया, उनके टैलेंट का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। मुझे उनके लिए जेन्युइनली नहीं, बुरा लगा, क्योंकि वो इससे बहुत बेहतर प्रोजेक्ट्स कैरी कर सकती हैं। अब पूजा हेगड़े, उनके कैरेक्टर के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। स्क्रीन प्रेजेंस थी, ग्लैमर था, लेकिन सब्सटेंस मुश्किल से। और शायद यही इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कॉमेडी से ज़्यादा ग्लैमर, राइटिंग से ज़्यादा नॉइज़, कैरेक्टर्स से ज़्यादा कन्फ्यूजन। अब चीटिंग एंगल पर वापस आते हैं, क्योंकि यही पूरी फिल्म का बैकबोन है। ट्रेलर देखकर लगा था कि शायद कॉन्टेक्स्ट में ये सब थोड़ा बेटर लगे, लेकिन फिल्म देखने के बाद मुझे ये पूरा सेटअप इरिटेटिंग लगा। एक आदमी दोनों महिलाओं से झूठ बोल रहा है, सच छुपा रहा है, सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है
और ऑडियंस को इस पर लाफ ट्रैक की तरह रिएक्ट करना चाहिए। मुझे नहीं लगा, बल्कि कई बार लगा कि फिल्म खुद नहीं समझ पा रही कि इसे कॉमेडी बनना है या इमोशनल ड्रामा, और जब फिल्म खुद कंफ्यूज्ड हो जाए तो ऑडियंस कैसे इन्वेस्ट करेगी। अब क्लाइमैक्स, क्या बोलूँ इसके बारे में। इतनी देर तक ऑडियंस को बिठाने के बाद कम से कम एक सेटिस्फाइंग क्लोजर तो मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ क्लाइमैक्स ऐसा लगा जैसे राइटर्स ने बोला हो, चलो भाई ख़त्म करो, बहुत हो गया। इतनी बिल्डअप के बाद पे ऑफ ही नहीं मिला। मेरे लिए तो ये क्लाइमैक्स पूरी फिल्म का सबसे कमज़ोर हिस्सा था। और एक चीज़ जिसने मुझे जेन्युइनली, नहीं फिर वही वर्ड, चलो बोलते हैं, सबसे ज़्यादा हंसी दिलाई, वो थी फर्स्ट डे से 50% डिस्काउंट टिकट्स। अब ऐसा कौन करता है? वही जिसे शायद खुद भी अंदाज़ा होता है कि वर्ड ऑफ माउथ कितना डेंजरस साबित हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग घर पर रख कर देखने वाली फिल्में नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। हर फिल्म ऑस्कर मटेरियल नहीं हो सकती, लेकिन टाइम पास फिल्मों में भी एफर्ट दिखना चाहिए, क्रिएटिव सिचुएशंस होनी चाहिए, फ्रेश ह्यूमर होना चाहिए। सिर्फ पुराने फॉर्मूलाज को रिसाइकिल करके ऑडियंस से उम्मीद करना कि वो उसी एक्साइटमेंट से एक्सेप्ट करेगी, वो ज़माना निकल चुका है। आज लोगों के पास OTT है, रीजनल सिनेमा है, इंटरनेशनल कंटेंट है, स्टैंडर्ड्स बदल चुके हैं, एंड बॉलीवुड को ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना बेहतर है। ओवरऑल अगर मुझे रेटिंग देनी हो तो मेरे लिए ये सीधा 0/5 है, और मैं ये बहुत कम फिल्मों के लिए बोलती हूँ। अगर आप जेन्युइनली, अरे नहीं, अगर आप अपना वीकेंड एंजॉय करना चाहते हो तो मेरी सलाह यही होगी कि अपना पैसा और अपना टाइम दोनों बचाइए, क्योंकि इस फिल्म ने मुझे एंटरटेन कम और फ्रस्ट्रेट ज़्यादा किया। बाकी अगर आपने है जवानी तो इश्क होना है देख ली है तो बताइए, क्या मैं बहुत हार्श हूँ, या आपको भी लगा कि बॉलीवुड अभी तक 90 के दशक से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा? अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ एक ख़राब फिल्म नहीं थी, ये रिमाइंडर थी कि नॉस्टैल्जिया के भरोसे ऑडियंस को बार बार बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता।